तो इसके पहले आपने कितने अटेम्प्ट किए? उसको देखने से और जो क्वेश्चन पेपर मैं लगाता हूँ मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा डिफरेंस है। तो एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये बताएं कि आपका फर्स्ट पेपर में कितना था, सेकंड में कितना? 6 घंटे 7 घंटे सफिशिएंट है, इतना ही पढ़े। छोटा वाला फोन दिखा दो, छोटा वाला फोन दिखा दो। देखो विशाल के पास एक लैपटॉप है, ये छोटा वाला फोन है, और इससे जो छात्र है ना उनको बचना चाहिए। आप अपना शेड्यूल फिक्स करें, दूसरी कुछ चीज देखें ही ना। साथियों नमस्कार, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का राय दिन नाम पर। मैं आज जेएनयू आया हुआ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ 2 छात्र हैं। सबसे पहले आप पलक से मिलिए। पलक जेएनयू में हिंदी से ही मास्टर्स कर रही हैं, और दूसरे हमारे साथ है विशाल जिन्होंने इस बार सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। 113 प्रश्न सही हैं 226 अंक के साथ। इस समय ये ऑल इंडिया टॉप रैंक फर्स्ट पे हैं। और हिंदी में सर्वाधिक स्कोर का इंटरव्यू मैंने कराया था रोशनी पाठक का, जिनका 86 प्रश्न सही है, यानी 172। लेकिन ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट में इन्हीं का नाम है, इन्हीं का खिताब जाता है। और पलक भी हैं हमारे साथ, विशाल भी हैं। हम लोग जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं पलक से ही जानना चाहूँगा, पलक कैसी हो? मुझे यहाँ पे दिया, और अभी सभी हिंदी के छात्रों को भी आप बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उसके लिए हम लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। इतना फ्री कंटेंट, इतना सारा चीज़ आप यूट्यूब पे प्रोवाइड कराते हैं। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है आपका, चाहिए धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत। अभी मैं और आप सबसे पूछूंगा, आप सभी लोग ऐसी जगह हैं जहाँ से लोग आना चाहते हैं, सपना होता है, और आप उस जगह पे हैं। आगे और अच्छी जगह पे जाएंगे। अभी मैं टॉपर साहब से मिल लेता हूं, क्योंकि टॉपर को देखने की लालसा लोगों में बहुत है। मेरे पास कई कमेंट भी आए, तो मैंने एक वीडियो बनाया जो उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 लिख दी थी। जब मैंने उसे क्लियरिफाई किया तो ये हिंदी में सर्वोच्च स्थान इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि रैंक एनटीए डिसाइड नहीं करता है, सीएसआईआर में आता है, इसमें नहीं आता है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोगों के पास सारे बच्चे आ जाते हैं, मोस्टली जितनी रैंक होती है। तो कुछ बच्चों ने बोला था कि 126 है और विशाल के, मैंने कहा भाई इंटरव्यू होगा। तो ये वही विशाल हैं जिनके 126 अंक हैं। विशाल आपका स्वागत है, और एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए, फिर हम लोग बातों का सिलसिला आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। मेरा नाम विशाल है और मैं मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश से ही मालवा कॉलेज से किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपना जेएनयू से हिंदी अनुवाद में किया है। मैं अभी फिलहाल पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और हम लोग पूछेंगे, अगला प्रश्न हमारा ये है कि आपने इतना स्कोर सोचा था या सिर्फ पढ़ते गए, या कोई प्लानिंग थी, या आप एग्जाम देने के पहले? एक प्रश्न, क्या आपने सोचा था आप टॉप करोगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। और जब आपका नंबर आया, जब आपने मिलाया, रैंक मिलाया, तो आपको क्या लगा? क्या इससे ज़्यादा किसी को हो सकता है? आपको क्या लगा? जब मैंने नंबर मिलाया तो मेरा 111 नंबर हो रहा था, बाद में 2 ड्रॉप हुए तो 2 नंबर और बढ़ गए। लेकिन जिस टाइम मेरा 111 हो रहा था, उस टाइम मुझे लगा कि हाँ ठीक स्कोर है, पीएचडी के लिए सफिशिएंट है, ताकि मैं अच्छे से इंटरव्यू दे पाऊँ। तो आपका जो पीएचडी वाला टॉपिक है वो क्या, किस में रखोगे? ट्रांसलेशन में रखोगे? जी सर, ट्रांसलेशन में पीएचडी करने का इरादा है आगे, और मेरा पीएचडी टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। तो एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये बताएं कि आपका फर्स्ट पेपर में कितना था, सेकंड में कितना था? जिसमें मेरा फर्स्ट पेपर में 76 के आसपास स्कोर था, और सेकंड पेपर में 37 स्कोर था। दोनों मिला के 106। दोनों मिला के 106। तो जब आपने शुरुआत की, जैसे आपका ये मास्टर कंप्लीट हो गया, अभी फाइनल हो रहा है? मास्टर्स कंप्लीट हो गया, मास्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा, पीएचडी के लिए करो। मास्टर कब कंप्लीट हुआ? लास्ट ईयर? मास्टर्स किसी ईयर 2024 जून। अच्छा, 2024 में जून में समाप्त हो गया है। अभी आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके पहले आपने कितने अटेम्प्ट दिए? इससे पहले मैंने मार्च फर्स्ट सेमेस्टर में अटेम्प्ट किया था, उस टाइम भी मेरा जेआरएफ हो गया था। लेकिन अभी यूजीसी का जो नया नियम आया है कि पीएचडी एडमिशन के लिए दोबारा एंट्रेंस देना पड़ेगा, जो कि जेआरएफ एंट्रेंस था, जो नेट जेआरएफ का पेपर था, उसी को मुझे दोबारा देना पड़ा, इसलिए दोबारा पेपर दिया था। यानी कि 2 अटेम्प्ट हुए, पहले बारे में जेआरएफ था, इस बारे में। चलिए हम पलक से जानना चाहेंगे। पलक, आप ये बताओ, आपने हिंदी स्टार्ट किया जब, तो आपने पहले से सोचा था जेआरएफ देना है, या पहले मतलब जैसे मास्टर्स में आपका एडमिशन हुआ तो आपने उस पहले डिसाइड किया था, बाद में डिसाइड किया? नहीं, जिस वक्त मास्टर में एडमिशन हुआ था उस वक्त ही डिसाइड किया था कि जेआरएफ। अच्छा, ग्रेजुएशन तक नहीं डिसाइड किया था? नहीं, ग्रेजुएशन तक कोई डिसाइड नहीं किया था। बीएचयू से ग्रेजुएशन में था, और मेरा हिंदी में नहीं था, एमसीए हिस्ट्री था। लास्ट ईयर मैंने लिया उसको, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना। अच्छा, तो आपकी अकॉर्डिंग मैं इनसे पूछूंगा, विशाल से पूछूंगा, विशाल सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कम समय में? देखो, मैं 2 प्रश्न पूछूंगा। एक पूछूंगा जो छात्र केवल तैयारी करते हैं, उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए? मतलब जिनके पास पूरा टाइम है तैयारी करने के लिए, उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए उनको?
ये पहला प्रश्न। मतलब तो इस प्रश्न का सबसे बेहतर उत्तर तो यही है कि आपके पास सफिशिएंट नोट्स हो जिनसे आप तैयारी कर सकें। दूसरी चीज़ जो मूल किताबें हैं यूजीसी नेट के सिलेबस की इकाई 5 से लेके इकाई 10 तक ये चीज़ से लेके 10 तक जितने टेक्स्ट लगे उनको पढ़िए अच्छे से। उसके बाद जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है, जो साहित्य इतिहास है वही साहित्य का इतिहास जिसमें आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा जो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती मांडे की मैंने प्रिपेयर की थी, एक दृष्टि निर्जारे भी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं, कोई फीमेल शुरुआत करती है, उसके पास अगर वो हाउस वाइफ, मान लो आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए, उनका क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो घर पे हैं और जिनको समय कम मिलता है उनके लिए मैं पूछना सर, जिसके पास समय कम है और वो पूरा मूल किताब नहीं पढ़ पाता है, किताब तो पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन अगर कुछ ऐसा छूट जाए है तो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वो करके उसको कर सकते हैं। दूसरा बात कि वीडियो लेक्चर के जरिए वो रिवाइज कर सकती हैं अच्छे से। किसी भी यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है जैसे आपका भी है, तो उसमें रिवीजन करने के लिए सफिशियंट चीज़ें हैं। तो अगर कोई रिवीजन करना चाहे मूल किताबों को पढ़कर या बिना पढ़े, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑप्शन है किसी फीमेल के लिए अगर उसके पास टाइम है। और मूल किताब को करने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे मूल किताबें पढ़ के जैसे वो MCQs लगा रहा है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा रहा है, वो यूट्यूब से जब एनालाइज करके जो बताते हैं आप, तो उसको देखने से और जो क्वेश्चन पेपर उन लोग लगाते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफरेंस होता है। जब आप बताते हैं क्वेश्चन को ऐसे एनालाइज करके, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा मुझे समझ में आता है और ज़्यादा देर तक मुझे आता है। अब खुद से लगाने की अपेक्षा वो ज़्यादा मुझे आता है। जो व्याख्यान विधि होती है वो अट्रैक्टिव होती है। जैसे कई बार हम अपने आप पढ़ते हैं तो हमारा मन भागता रहता है, या तो हम लिख लिख कर याद करें। जैसे मैं पढ़ता था जब लाइब्रेरी में, मैं हमेशा कलम को चलाता था, क्योंकि कलम चलाना बंद हुआ तब मन कहाँ चला जाए वो थोड़ा सा दिक्कत। बट अगर कोई एक्सप्लेन कर रहा है उस पर तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद है। ठीक है, मैं एक बार विशाल से पूछना चाहूँगा, विशाल टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है? क्योंकि बहुत लोग बोलते टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। अभी जो मैंने उनका इंटरव्यू कराया रोशनी का, उन्होंने बोला मैं सची शुक्ला का देखा था, सची शुक्ला जिनका 224 था पिछली बार। तो सब लोग देखते हैं और जानना ये चाहते हैं टॉपर्स का शेड्यूल क्या है। तो एक बार अपना शेड्यूल बताओ, अगर गुप्त हो तो कुछ छिपा भी लेना बाकी जो बता सको बताओ। शेड्यूल में सबसे बेहतर ये है कि मैं तो सुबह, मेरा शेड्यूल ये है कि मैं सुबह 9 बजे उठ के डेली लाइब्रेरी आ जाता हूँ, 9 से 1 तक पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत घूमता फिरता हूँ, क्योंकि अब जब भी लाइब्रेरी में सीटों पर बैठते हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेशन बनाना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो 45 मिनट बैठो, फिर भाग जाओ, फिर उसके बाद आ जाओ, उसके बाद पढ़ने लगो, उसके बाद लंच करके फिर 2 बजे फिर आता हूँ, 2 से 5 या 6 तक पढ़ता हूँ, उसके बाद नाश्ता वास्ता करने चला जाता हूँ, फिर 8 बजे आता हूँ, 10 बजे तक पढ़ता हूँ। लेकिन इसमें मैंने लगभग 10 घंटे के आसपास बता दिया। 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाती है, बीच में कहीं इधर उधर जाना या चाय वाय पीने जाना, इन सब में वक्त बहुत चला जाता है। 6 घंटे 7 घंटे सफिशिएंट है, इतना ही पढ़े। छोटा वाला फोन दिखा दो, छोटा वाला फोन दिखा दो। देखो विशाल के पास एक लैपटॉप है, ये छोटा वाला फोन है, इसको 2 लोग रखते हैं। एक लोग वो हैं जो आप समझ गए ना जिनको कोई ट्रेस ना कर पाए। अभी हमारे एक रिलेटिव में उनके पास गया था, तो उन्होंने बोला था मेरा दूसरा नंबर ले लो, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाता हूँ वो रॉ में है। तो उन्होंने बोला ऐसे ही फोन हमको रखना पड़ता है। तो जो एक होते हैं ना, 2 तरीके के होते हैं, एक जासूस भी होते हैं, एक दूसरे वाले होते हैं। चलिए ठीक है, और अब मैं पूछूंगा पलक से। पलक, तुम्हारा शेड्यूल क्या है? मेरा शेड्यूल भी यही है, सेम जैसा उन्होंने बताया। सुबह में 9 बजे हम आ जाते हैं और उसके बाद लंच किया, फिर लाइब्रेरी में, और फिर रात में डिनर किया, उसके बाद 11 बजे तक। और लेकिन हाँ, इतना पढ़ना नहीं होता है उसमें, खाना खाने गया, थोड़ा सा घूम लिया, चाय पीने के लिए चले गए, लेकिन इतना मिनिमम हम लोग का ये है कि 11-12 बजे तक लाइब्रेरी में। चलिए चलते चलते फिर बात करते हैं। आ जाओ, नीलगाय भी दिखा देते हैं। यहाँ बच्चों के साथ नीलगाय भी घूमा करती है, ये भी अध्ययन करती है। कहते हैं जेएनयू की दीवारों पर भी पढ़ाई होती है। देखिए नीलगाय भी पढ़ाई कर रही है, आप इसे देख सकते हैं। पलक देखो, ख्वाब सब बनाते हैं, सब लोग अपनी मंजिल पर पहुँचना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ख्वाब टूट जाते हैं, कुछ के मुकम्मल हो जाते हैं। जैसे आप गोपाल दास नीरज जी को पढ़ा होगा आपने। गोपाल दास नीरज जी कहते हैं स्वप्न जड़े फूल से, मीत चुके सूल से, लुट गए श्रृंगार सारे बात की फजूल से। हम वहीं झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार। एक छात्र को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया, उसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैसे दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ना चाहिए? क्या चीज़ें उसे जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसे नहीं करनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए तो जैसे मैंने बताया कि फ़ोन तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो आप यूज कैसे करते हैं। जैसे इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा कंटेंट
मेरे जर्नी को तो लगता है कि यार इतना बहुत ही नहीं अगर पढ़ा जाए तो। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर पढ़ते हैं थोड़ी देर फिर हमारा रील देखने का मन करता है, कभी इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन। मैं इससे बहुत पीड़ित हूँ और मैं अपना रूटीन खुद चेंज करना चाह रहा हूँ। विशाल, जब मैं जैसे मोबाइल खोला, स्कूल की कोई रील आ गई, कुछ आ गया, तो सुबह उठते भी रात में, जैसे आप लोग तो पढ़ रहे हो, मेरा तो काम सिर्फ पढ़ाना है। अब मैं क्या करता हूँ, रात में मोबाइल देखा या यूट्यूब पे देखा, क्योंकि हमको देखनी पड़ती वीडियो पे कमेंट क्या आया है, रीच क्या हुई है, तो हम देखते हैं अपनी और भूल जाते हैं, फिर देखने लगते हैं कुछ और। ये बहुत, इससे आप लोग बचें। और इससे जो छात्र है ना, उनको बचना चाहिए। आप अपना शेड्यूल फिक्स करें, दूसरी कुछ चीज देखें ही ना, रील वगैरह बिल्कुल ना देखें। आप एक टाइम डिसाइड करें, अगर पढ़ने का टाइम है उस समय पढ़ें, जिस समय आपको कुछ देखना है वो टाइम डिसाइड कर लें, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो सबसे बेटर ये है कि पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ें और खेलते टाइम या घूमते टाइम या उस टाइम सिर्फ वही करें। तो अगर जब आप लाइब्रेरी में हैं तब इन सब चीज़ों से दूर रह ही सकते हैं। लगातार कितनी देर पढ़े? लगातार हमने 3-4 घंटे से 3 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, पढ़ लें। नहीं, मतलब लगातार 1 घंटा काफ़ी है, सफिशिएंट है। उसके बाद कम से कम 10-15 मिनट का जो माइंड को रिफ्रेशमेंट चाहिए वो ज़रूरी है। उसके बाद फिर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि बोर बहुत जल्दी होने लगते हैं कि उसी चीज़ को, उसी कंटेंट को दोबारा पढ़ना। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम अपने नोट्स फिक्स कर लीजिए, मैक्सिमम टेस्ट लगाइए और बार बार रिवाइज कीजिए अपने नोट्स का। जब आप नोट्स को बार बार रिवाइज करते हैं तो बोरिंग होते ही हैं। तो कोशिश कीजिए कि 1 घंटे पढ़ें, उसके बाद फिर रेस्ट ले लें, फिर पढ़ें, फिर रेस्ट ले लें। ये ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से है।